Good morning everyone. I am Rama Sharma, your educator on career goals. कल गाइस हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑफ सीसेट पेपर 2022, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए आज मैं आपके लिए फिर से वो सेशन दोबारा से कर रहे हूँ। और इस बार हम 40 प्लस क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 1 में और अनदर 40 क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ करना है तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ मिलता रहे। और जल्दी ही हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स शुरू करने वाले हैं पेपर 1 से। तो चलिए सबसे पहले बनते हैं, और मैं अपने आप को सबसे पहले शुरू करते हैं कि अपना कल वाला जो सेशन था उसको दोबारा से करते हैं, और आपको 200% सबसे सही जवाब यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सो कंप्लीट सीसेट यूपीएससी 2022 आंसर की एंड सॉल्यूशन पार्ट 1, एंड लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पहला क्वेश्चन है जो कि ये मेरे पास जो है ना, ये सेट ए है। कल थोड़ा पेन का भी दिक्कत आ रहा था, तो आज मैंने वो सारी दिक्कतें ठीक कर दी हैं। ये सेट ए से है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला है कि मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के सामने सबसे बड़ा खतरा इस रूप में दिखाई देता है। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा इस रूप में दिखाई देता है कि उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में दिनों दिन आदरणीयता बढ़ती जा रही है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे, लेट मी करेक्ट इट। मैं सोच रहे थे थोड़ा जूम करने का मिल जाए, बट ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें जो आंसर है ना, केवल 1 एंड 2 है। ऑप्शन में आंसर एक केवल 1 एंड 2 है। क्यों है 1 एंड 2? क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए, आपसे पूछा क्या है कि किसके किनके कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है। अधारणीयता बोले तो अनसस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अनसस्टेनेबिलिटी किस वजह से है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हैविली फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स पे एक तो हम रिलाई करते हैं, दूसरा बिकॉज रिसोर्सेज भी क्या है, फाइनाइट है। रिसोर्सेज भी बहुत कम है, फाइनाइट है, एक दिन खत्म होने वाले हैं। तो हैविली डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, इसलिए अनसस्टेनेबिलिटी ये रही आपकी एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी। और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 2 नए तरीके अपना रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर वो अपना रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं रिसाइकलिंग को, और इन्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये क्या है? ये एलिवेटिंग है, एलिवेट करने के लिए। तो ये इसका अनसस्टेनेबिलिटी का आंसर ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आपसे पूछेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आपसे ये पूछा है। तो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को लो कॉस्ट पे देके जी हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये भी बताया गया कि किधर है ये, हाँ, बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द हाई कॉस्ट। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं हाई कॉस्ट से प्रभावित होते हैं। तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी है तो कॉस्ट जो है कम करनी पड़ेगी, और कॉस्ट कम करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको जो लोन है वो कम ब्याज दर पे देने होंगे। ठीक है, अवेलेबल एट लो कॉस्ट, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होगा, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो लोग अपने पर्सनल व्हीकल कम निकालेंगे। एंकरेजिंग देम टू चेंज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को क्या करें, एंकरेज करें कि वो अपना प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न चेंज करें। क्योंकि मेन थ्रेट क्या है, आपकी पहली लाइन ही यही है कि मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को मेंटेन करने में सबसे बड़ा खतरा क्या है कि इंक्रीजिंग एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी है किसकी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न की। अगर ये पैटर्न ठीक हो जाएगा तो आपका सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, तो इसमें आंसर डी है। अगला परिच्छेद, ये हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में ही रखा है इस बार सेम स्लाइड पे। ठीक है, कहाँ जहाँ पर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़े से लंबे हैं उधर जो है हमने क्या किया है,
उधर 2 स्लाइड्स में इसको बांट दिया। एक बार मैं फिर से देख लूँ, क्योंकि मैं कल जो मेरी 1.5 घंटे की मेहनत बेकार हुई है ना, तो उसमें मेरा बहुत बुरा मतलब मेरे को लगा। तो एक बार फिर से मैं रीचेक कर लूँ कि सब ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, जब तक उन शक्तियों को और प्रवृत्तियों को जो देश के पर्यावरण को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा सॉइल के ऊपर आया है। ठीक है, निकट भविष्य में नियंत्रण नहीं किया जाता और अनाच्छादित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर वनारोपण आरंभ नहीं किया जाता। अनाच्छादित कहते हैं जो बिना ढके हुए हैं। ढके हुए मतलब कि जैसे पेड़ होते तो पेड़ों की पूरी कैनोपी होती है, वो आच्छादन कहलाता है। तो जब तक ऐसे फोर्स, ऐसी प्रवृत्तियों को जो देश के पर्यावरण को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, अगर उनको भविष्य में नियंत्रण नहीं किया जाता है और बड़े पैमाने पर पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, तब तक विषम जलवायु दशाएं और पवन तथा जल के द्वारा होने वाला भूक्षरण इस सीमा तक बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे जो कृषि है, जो हमारे लोगों का मुख्य आधार है, असंभव हो जाएगी। ठीक है, विश्व के मरुस्थलीय देश और राजस्थान, ठीक है, दुनिया में अलग अलग जगह पे जहां पे मरुस्थल है, और राजस्थान जो हमारे अपने मरु प्रदेश हैं, बड़े पैमाने पर, वृहद का मतलब होता है बड़ा, बड़े पैमाने पर वन उन्मूलन के दुष्परिणामों की भयावह याद दिलाते हैं कि एक समय पर यहाँ पर भी पेड़ थे, लेकिन जब पेड़ काटे, वन का उन्मूलन हुआ, तो दुष्परिणामों से ये जगह रेगिस्तान बन गई। ठीक है, मरु सदृश्य भूदृश्य अब गंगा सतलुज के मैदानों में भी हो जाएगा और दक्कन के पठार समेत देश के अन्य भागों में अनेक स्थानों पर दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, जो गंगा सतलुज प्लेन्स थे वहां पर भी, जहां कुछ दशक पूर्व 12 मासी सरताएं थी, सरताएं कहते हैं पेरिनियल रिवर्स को, और स्रोत कहते हैं आपकी स्प्रिंग्स को, जहां पर पूरे कुछ दशक पहले, कुछ दशक यानी कि कुछ 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, पूरे साल बहने वाली नदियां, सरिताएं, स्रोते होते थे और हरे भरे वन हुआ करते थे। वहां अब सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़ के, बारिश के अलावा पूरे टाइम सूखी सरिताएं और हरियाली से रिक्त भूरे मैदान दिखाई देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है वन उन्मूलन और आच्छादन के अंतोतगत निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे अगर वन उन्मूलन करते रहे, अनाच्छादन करते रहे। अनाच्छादन यानी कि पेड़ पौधे काटने लगे। तो इसी को इंग्लिश में देखते हैं। अच्छा, ये वाला इंग्लिश में नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये होगा मृदा संसाधन का क्षरण। ठीक है, यानी कि सॉइल इरोजन होगा। कृषि के लिए जल की कमी होगी। अब एक बात बताओ, यहां आम आदमी के लिए जमीन की कमी बोला है या कृषि की जमीन की कमी बोला है? कृषि की जमीन की कमी तो हो जाएगी। ठीक है, कृषि की जमीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बोला भी है कि कृषि जो हमारे लोगों का मुख्य आधार है, असंभव हो जाएगी। लेकिन आम आदमी के लिए जमीन की कमी होगी क्या? अभी रेगिस्तान है। हाँ जी, आम आदमी के लिए जमीन की कमी होगी। तो मेरे हिसाब से इसमें 1 और 3 आना चाहिए बस। ठीक है भैया, जब जमीन तो, जब पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो जमीन तो पूरी की पूरी बचेगी ना। जमीन थोड़ी ना कहीं जा रही है। कृषि वाली जमीन होती तो आप कह सकते थे कि हाँ ये गलत है। तो अगर कल को हो सकता है कि ये जमीन जो है कृषि की जमीन के संदर्भ में अगर बोला है तो ये भी सही होगा। लेकिन अगर सिर्फ ये जमीन, क्योंकि कह नहीं रहा है, कृषि बोल नहीं रहा है, तो उस केस में ये डी आएगा। ठीक है, अगर ये जमीन की कृषि की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि की जमीन ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो उस केस में अगर ये ऐसे लेके चलेंगे तो इसमें आंसर डी भी दे सकते हैं। वो आंसर ले, मतलब जो आपकी पेपर की वो होती है, क्या बोलते हैं, आंसर की, उसके आने पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये 1 और 3 है। क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगला सवाल ये बहुत ईजी है। यहाँ पे 0.5 का गुणा किया है 20 में तो 10 आया है। 10 में फिर 1 का गुणा करोगे तो 10 आएगा। 10 में फिर 1.5 का गुणा करोगे तो 15 आएगा। 15 में आप 2 का गुणा करोगे तो फिर 30 आएगा। 30 में आप 2.5 का गुणा करेंगे तो आपका 75 आएगा। और इसी प्रकार 75 में आप 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 0.5 बढ़ता जा रहा है, 0.5 बढ़ता जा रहा है, तो आप यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 225 इसका आंसर आएगा। ये रहा। ठीक है, अगला सवाल, किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG है। अब मैंने कल भी आपको ये बताया था, बट लेकिन आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को, तो चलिए कोई नहीं। तो ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छा सवाल है। और ये डिविजिबिलिटी का सवाल है, नंबर सिस्टम से पूछा है। ठीक है, और ये नंबर सीरीज का सवाल है, रीजनिंग से पूछा है।
ठीक है, इस सेशन के बाद ना मैं एक सेशन और बनाऊंगा कि किस पोर्शन से कितना आया। ठीक है, तो आपको अपने आगे के लिए जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने पोर्शंस डिफाइन करने में इजी हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 7 या 8 या 9 आ सकता है। ठीक है, ये 9 संख्या आ सकती है। जो भी संख्या बनेगी, द संख्या, ठीक है, पूरी की पूरी 9 से विभाज्य है। यानी कि सबका सम करोगे आप तो देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 8 19 और 9 9 दूनी 18, 28, 28 और 8 36 होता है। सबको अगर जोड़ोगे भी तो 36 आएगा। 36 9 से डिवाइड है, जी हाँ 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो संख्या तो 9 से डिवाइड होगी, कुछ भी बना लो, कोई भी आगे पीछे कर लो। अब ये कह रहे हैं कि अगर यहां से परिणामी संख्या जो भी आती है, परिणामी संख्या का दाहिने से पहला अंक मिटाने पर, दाहिने से ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, इसको मिटाने पर जो संख्या ये वाली बच रही है वो 6 से डिवाइडेड है। फिर ये कह रहा है कि मूल संख्या का दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर, ये 2 मिटाने पर जो आपका ये वाला बच रहा है ये 5 से डिवाइडेड है। अब देखो 5 से डिवाइडेड होने के लिए अब थोड़ी थोड़ी यहां पर हम अपनी डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 5 से डिवाइड होने पर जो अंतिम अंक है वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 0 है नहीं यहां पर कहीं, तो ये जो अंक होगा, ये जो अंक होगा बेटा ये क्या होगा, ये जो अंक होगा ये हमारा 5 होगा, ये फिक्स हो गया है। ठीक है, अब आपको कह रहा है मूल संख्या से दाहिने से 3 अंकों को मिटाने पर जो परिणामी संख्या है वो 4 से विभाजित है। अगर मैं इसको भी हटा देती हूं तो ये जो यहाँ पे बची, ये जो 4 डिजिट बची 3 संख्याओं को हटाने पर, ये डिजिट जो है 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए होता है, 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि 2 की पावर होती है 4, तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स। और लास्ट 2 डिजिट 4 से कैसे डिवाइड होंगे, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, लास्ट के 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो या तो 12 आ सकता है या 16 आ सकता है, या 4 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 आ नहीं सकता क्योंकि 0 है नहीं, और 6 चौक 24 आ सकता है। ठीक है, 6 पंजे 7 चौक 28 आ सकता है। ऐसी संख्याएं आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस जगह जो भी नंबर होगा वो एक इवन नंबर होगा, है ना। ये वाला जो नंबर हो भाई, और ये 1 ऑड है, 6 आपका इवन है, 4 इवन है, 8 इवन है, तो ये इवन नंबर होगा। और इवन नंबर अपने पास क्या है, 2 है, 4 है और 8 है, ये 3 इवन नंबर है। चलो याद रखना यहाँ पे 2 4 8 में से ही कुछ आ सकता है। इसके बाद अगर मूल संख्या से 4 अंकों को मिटा दे, इसको भी हटा दूं मैं, तो जो बचा है 3 संख्याएं वो डिविजिबल बाई 3 है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि सम ऑफ, सारे के सारे पूछ लिए आपसे, ये देखो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और सब पूछे सारे वही है, छोटे छोटे वाले, कोई 12 15 18 पे नहीं गया। सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट हमको क्या बनाना है, अब देखो एक तो यहां पर 2 4 और 8 में से ये कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, और अब आपको कह रहा है कि मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने पर बचे, यानी कि ये जो 2 अंक बचे इसको भी अगर मैं मिटा दूं तो मूल संख्या दाहिने से चल रहा है ना, दाहिने से मिटाओगे तो जो 2 अंक हैं, ये जो 2 अंक हैं ये 2 से डिवाइडेड है, इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब क्या बन सकती है संख्या, अब देखो मैंने ना यहाँ पे सबसे पहले 12 ही ले लिया क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 है, तो यहाँ पे मेरा 5 था, मैंने सबसे पहले 12 लेके देख लिया। 12 लेके देखोगे तो 4 अंकों से डिवाइड हो रही है, हाँ जी हो रही है। अब आपको कह रहे हैं कि ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये 2 से डिवाइड होने चाहिए, और ये जो 3 डिजिट बचे हैं ये 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो ऐसा क्या लगाओगे यहाँ पे, ऐसी कौन सा इवन नंबर लगाओगे कि 2 से डिवाइड हो जाए और तीनों जो है क्या है 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे, अब मेरे पास क्या बचा, 1 कट गया, 2 कट गया, 5 कट गया, मेरे पास या तो 74 बचता है यहां लिखने के लिए, 47 नहीं हो पाएगा, 47 एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 87 भी नहीं हो पाएगा, 87 एक ऑड नंबर, या तो आप 74 लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 84। ठीक है, 94 भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, 49 नहीं लिख सकते, 94 लिख सकते हैं। अब आप ये देखो कि एक को लिखने पर, ठीक है 2 से तो डिवाइड इन सब में होगा, एक को यहाँ पे लिख के कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 का डिवीजन दे रही है। ठीक है, जो 3 का डिवीजन दे रही है, मैम 8 4 12 और 1 13, 13 डिवाइड करते हैं 3 से तो नहीं होगा, 7 4 11 और 1 12, या तो ये हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14, ये भी डिवाइड नहीं होगा।
ये भी डिवाइड नहीं होगा, 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है। 9 + 4 + 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 अंकों की संख्या 3 से डिवीजन, तो आप जो है ये ऐसे करेंगे, ये भी डिवीजन नहीं होगा। तो क्या आ गया भैया यहाँ पे 741 आ गया। जैसे ही 741 आया, आपके पास 2 डिजिट बची हैं अब यहाँ लिखने के लिए, 8 और 9 लास्ट में डालने के लिए। आपसे कहा है कि भैया ये वाली जो संख्या है ना, इतनी इतनी वो संख्याएं ऐसे लेनी है कि वो 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवीजन करने के लिए या तो आप यहाँ पे 8 डाल के देख लो या 9 डाल के देख लो। अब मुद्दे की बात ये है कि मैम क्या हमसे 8 और 9 का पूछा है? नहीं पूछा। आपसे पूछा है बीच की 3 संख्याओं का योग बताओ। बीच की 3 संख्या क्या है? 2 संख्या यहाँ छोड़ दो, 2 संख्या यहाँ छोड़ दो। बीच की 3 संख्या है 1 2 एंड 5, और 1 + 2 + 5 का सम कितना आता है बेटा? 8 आता है। वही आपको आंसर में दिया हुआ है। ये सवाल ऐसे हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मेरे को, एंड मैं उसको फिर अगले पार्ट में बताऊंगा। मैं 2 पार्ट में इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग पहले देख लो, और जो सवाल नहीं आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो। अब ये 2 दोस्त हैं एक्स और वाई, ये दोनों एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है। डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है। एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, 50 मीटर आते हैं। उसके बाद जो एक्स है वो राइट में मुड़ जाता है, और वाई है जो कितना है वो लेफ्ट में मुड़ जाता है। अगर आप ऐसे आ रहे हो तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। राइट में ये 60 मीटर चलता है, ठीक है। और ये जो वाई है वो लेफ्ट में 40 मीटर चलता है। उसके बाद ये राइट में मुड़ता है और ये लेफ्ट में मुड़ता है। जब आप साउथ डायरेक्शन में होते हैं तो लेफ्ट इधर राइट इधर होता है, और जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं तो राइट इधर होता है लेफ्ट इधर होता है। तो ये 40 मीटर चल जाता है यहाँ से, और ये यहाँ से कितना 50 मीटर चल जाता है, ठीक है। सॉरी, ये भी 50 चलता है ऊपर, यहाँ से यहाँ, ये तो इतना इतना 40 है। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। भाई एक बात बताओ, ये 40 मीटर ऊपर है, 60 मीटर नीचे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। इससे ज्यादा और क्या इजी सवाल आप मान रहे हो? ये मोस्ट इजी क्वेश्चंस में से है। अगर इसकी बात करूं तो भैया ये भी इजी है। अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी तो आपने जरूर कर लिया होगा। ये भी बहुत इजी है। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब ये सवाल लास्ट ईयर भी सवाल आया था इसी कॉन्सेप्ट पे। लास्ट ईयर आपको जो है डेट दे रखी थी 20 अक्टूबर समथिंग समथिंग, और आपसे पूछा था दिन क्या होगा। आपको डेट दी थी, आपसे दिन पूछा था, और सेम कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने दोबारा पूछ लिया। इस बार आपको दिन दे दिया है, आपसे पूछा कौन से जून 2099 को संडे होगा। बस क्या करना है, अब बस देखो आप देखते जाओ इसमें। जब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो हम जो है 144 025 036, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 146 ये साल के महीनों की कोडिंग होती है अगर आपका ईयर नॉन लीप ईयर हो। अगर आपका ईयर लीप ईयर है तो इसमें बस एक एक कम हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो अगर आपको ये भी नहीं याद है कि ईयर और लीप ईयर नॉन लीप ईयर के लिए देखना है, तो मैम यहीं पर अंतर आता है, बाकी सब तो सेम है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड है 5। तो मान लीजिए संख्या मैंने दिन डेट जो है मैंने ए ले ली, जून का कोड ले लिया मैंने 5। क्योंकि ए क्यों लिया मैम? क्योंकि यहाँ पे 4 5 6 7 ये तारीख दिखाई है जो कि सिंगल डिजिट की तारीख है, तो इसलिए मैंने एक सिंगल डिजिट को ए मान लिया और 5 कोडिंग कर ली। 20 की कोडिंग होती है मैम 6। 99 को ऐसे ही लिखेंगे और फिर करेंगे 99 में 4 का भाग, और 4 का भाग करने पर 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। हम लेंगे हमेशा कोशेंट, अभी कोशेंट लेंगे 24 आ जाएगा, और सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने पर देखो एक यहां से गया तो ये 100 हो गया, 100 और 5 और 5 10 कितने हो गए? 110, और 134 प्लस ए आ गया, ए प्लस 134 आ गया। अब आपका दिन आना चाहिए संडे। संडे आने के लिए रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये रिमाइंडर 1 कब होगा? अब आप कुछ नहीं करना है, अब आपको एक एक करके देखना है। यहाँ पर 138 4 लगाओगे, ठीक है। 4 लगाने के लिए क्या है, मतलब मैम हम आपको रिमाइंडर 1 ला के देंगे। 134 और 4 138 होते, क्या 137? क्या 137 7 से डिवाइडेड है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 138 7 से डिवाइडेड है? क्योंकि 139 आएगा, रिमाइंडर 1 चाहिए हमको, वो 1 अलग हटा दो। 138 क्या 7 से डिवाइडेड है? नहीं है। क्या 139 139 7 से डिवाइडेड है? क्योंकि 134 और 6 140 होगा। 140 7 से डिवाइड है मैम पूरी पूरी बार। उस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दिन संडे हो जाएगा, संडे नहीं होगा, सैटरडे होगा। तो अपने को क्या चाहिए? 141 चाहिए। 141 आपको कब मिल रहा है? जब आप डिजिट यानी कि तारीख संख्या क्या लेंगे? 7 लेंगे।
सात लेते ही रिमाइंडर आपको एक मिल जाएगा, और रिमाइंडर एक का मतलब क्या होता है, दिन संडे होता है। अगला सवाल, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं इसको तो इजी मैं रखते ही हूँ, ठीक है, मैं इसको मीडियम में रख सकती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे को इसमें सवाल में कुछ नहीं दिखा। आपसे कह रहे हैं 1840 रुपए की एक धनराशि है जिसको 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों में बांटा गया है। आपको कह रहे हैं टोटल जो नोट है वो अपने पास टोटल नोट 50 है। अब आपको पहला स्टेटमेंट दिया है कि 25 नोट किसके हैं, 50-50 रुपए के, बाकी जो है 20 के हैं, ठीक है, कुछ मान लीजिए ए और बी मान लीजिए 10 के हैं। अब आपको कह रहा है कि 25 नोट यहाँ पे आ गए, बाकी 25 नोट को यूज करके आप 1840 रुपए आपको टोटल बनाने। इसमें कह रहा है कि 35 नोट 20-20 रुपए के हैं, और बाकी के नोट जो है 15 नोट जो बचे अपने पास, 15 नोट बचे, वो नोट में आप 20 और 10 रुपए एडजस्ट करके 1840 बना दो। फिर आपको कह रहा है कि 20 नोट 10-10 रुपए के हैं, ठीक है, उसके बाद 30 नोट बचे, 30 नोट में से आप 50 के और 10 के यूज करके 1840 बना दो। आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहले ये बात सुन लो, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों है मैम, कि देखिए 25 नोट का यूज करके 50-50 के आपने 1250 रुपए बना लिए। जिनको ये बात नहीं पता उन वो ऐसे कर लें कि भैया 2 50 के नोट में 100 रुपए बनते हैं, तो 24 50 के नोट में कितने हो गए, 1200 रुपए बन गए, और 25 50 के नोट है तो 1250 हो गए। अब आपके पास में 20-20 रुपए हैं और 10-10 रुपए, बाकी 25 नोट बचे। अगर मैं मैक्सिमम 25 नोट बड़े वाले नोट के ले लूं, 20-20 के भी ले लूं, तो 500 रुपए ही बन पाएंगे, 500 रुपए ही बन पाएंगे। पहले आपके बने हैं 1250, फिर बने 500, तो कितने हो गए 1750। मैम 10 के नोट तो यूज हुए ही नहीं है, 25 के 25 नोट 20 के यूज हो गए, तो क्या ये 1840 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। सिमिलरली 5 नोट जब हम 20 के यूज करते हैं, 20 के 5 नोट यूज करते हैं, तो हमारे पास 100 रुपए बनते हैं। यहाँ 35 नोट है, तो 7 पंजे 35, 700 रुपए बनेंगे। अब ये 700 रुपए तो आपके इधर बन गए, 700 रुपए के साथ में अब आपको कितने चाहिए, 1140 रुपए चाहिए। क्या बचे हुए 15 नोट 1140 रुपए बना पाएंगे, वो भी अगर मैं मैक्सिमम ले लूं 20-20 के नोट का। 10 के नोट की तो बात ही नहीं करें, क्योंकि 10 के नोट तो सिर्फ 150 रुपए बना पाएंगे। 20 के नोट की भी बात करूं तो मैम सिर्फ 300 रुपए बनेंगे, तो आपका 1840 तभी भी नहीं बनेगा, ये भी गलत है। 20 नोट 10-10 के कितने रुपए बना दिए इसने, 200। अब 30 नोट बचे मैम, यहां तो बन सकता है ना, देखो, हाँ 30 नोट अगर मैं सिर्फ 50-50 के ले लूं, उसने तब की ये कहा है कि 10 के भी लेने हैं, तो आप सिर्फ 50-50 के भी ले लीजिए, 5 या 15, कितने नोट बनेंगे, 1500 रुपए बनेंगे मैक्सिमम। अगर मैंने इसमें से कुछ नोट 10 के ले लिए तो ये 1500 भी नहीं बन पाएंगे, तो 1500, 200, 1700 ये भी गलत है, 1840 नहीं बनेगा तब भी, और इसलिए आंसर इसका आएगा 1, 2 और 3। तो बताओ कितना इजी सवाल है। अब ये है, ठीक है, ये शर्ट्स वगैरह का क्वेश्चन है, बच्चे करते नहीं है शर्ट्स, कोई बात नहीं, ठीक है, बिना शर्ट के भी आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। मैम ये आपने ऊपर क्यों लिख लिया 3 की घात 21, तो यहाँ था, क्योंकि बेटा ये देखो ना, ये 2 की घात 40, तो 2 की घात 40 है, इसको आप कन्वर्ट करोगे 2 की पावर 18, और ये हो जाएगा 2 18 दूनी 36, 2 की पावर 36 हो जाएगा। ये 2 की पावर 4 की पावर 12, ठीक है, 8 को मैंने ऐसे लिख लिया, और 2 की पावर 48, जो वैल्यू 8 की पावर 12 की है वही वैल्यू 2 की पावर 48 की, 12 चौक 48, और 3 की पावर 21 है। आपसे पूछा है इसमें सबसे छोटा क्या होगा, तो देखो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 36 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 40 छोटा नहीं होगा। ये 8 की पावर 12 जो कि 2 की पावर 48 है, ये भी छोटा नहीं होगा। अब मुद्दा क्या है, अब या तो ये छोटा होगा या फिर ये छोटा होगा, इन दोनों में से देखो। अब देखो 3 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर आता है 16 और 3 का स्क्वायर आता है 9, यानी कि अगर पावर 2 भी रख रहे हो तो 3 की जो पावर होगी वो हमेशा छोटी होगी, क्योंकि 3 का अगर क्यूब भी कर दो, ठीक है, वो आएगा 27, और 4 का अगर क्यूब करोगे और संख्या बढ़ती चली जाएगी, गैप और बढ़ता चला जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, गैप और बढ़ रहा है। इसका मतलब कि मैम 3 की पावर 21 है भले ही, और यहाँ पे 4 की पावर कितनी है 18 है भले ही, उसमें भी 3 की पावर 21 से, अरे कहाँ गया, 3 की पावर 21 ज्यादा छोटी होगी, समझे कि नहीं समझे। भले ही ये 18 है, क्योंकि 3 की पावर 18 करोगे 4 की पावर 18, बहुत बड़ा गैप होगा। उस गैप को फिल करने के लिए
18 और 3 21, ठीक है, 3 की पावर 3 27 का गुणा उस गैप को फुलफिल करने के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, आंसर यहाँ पे 3 की पावर 21 आएगा। इतना थोड़ा दिमाग होना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेटर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैम 2 की पावर ए और 3 की पावर बी, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे तो मैम बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 48 है बेटा, 48, 8 की पावर 12 क्या है, 2 की पावर 48, और ये क्या है, पावर 21 है सिर्फ, समझ रहे हो। अब ये सवाल करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, तो इसको भी मैं इजी में ही रखूंगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में, ठीक है, थोड़ा सा ही दिमाग था। तो सोचो कि दो क्वेश्चन नंबर 10 तक सब इजी आए हैं, आपको पास होने के लिए सिर्फ कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 27 क्वेश्चन पूरे पेपर में। मैं आपको यही मैंने हमेशा कहा है कि भैया तुम 40 सवाल करो, मैं वो 40 सवाल तुमको पहले 40 में ही दिखा दूंगे कि देखो पहले 40 सवाल कितने इजी थे, और अगर आप बाद के 40 नहीं भी करते तो भी आपका पेपर हो। मैंने बाद के 40 अभी देखे भी नहीं है, मैं आगे करूंगा सॉल्यूशन खुद, फिर आपको बताऊंगे। अंक 1 से 9, 1 से 9 तीन पंक्तियों में ऐसे सुव्यवस्थित किए जाते हैं, 3 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 अंक है, 3 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 अंक। दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की दोगुनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया था 123, और 123 का दोगुना कर देंगे तो, लेकिन यहाँ पे आ रहा था 2, और इन्होंने कहा है कि एक अंक को 2 बार यूज नहीं कर सकते, समझे, एक अंक को 2 बार यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे 4 करूं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या की मतलब आधी हो जाएगी। लेकिन ये सवाल इस चीज का नहीं है, और फिर आपको कह रहे हैं कि तीसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी कैसे करोगे, फिर तो यहाँ पे मैम दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 8 का 8 दूनी 16, 8 3 24 हो जाएगा, या 4 3 12 हो जाएगा, 3 गुनी यहाँ से देखोगे तो 12 हो जाएगा, एक डिजिट और बढ़ जाएगी। तो मुद्दा वो नहीं है इस सवाल में, ठीक है, इस सवाल में मुद्दा कुछ और है। मैम फिर ये सवाल करना कैसे है, ये सवाल ऐसे करना है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आपको कह रहा है यदि 4 अंक 2 3 7 और 9 में से केवल 3 अंक पहली पंक्ति में आ सके, ठीक है, अनुमति हो, ठीक है, फर्स्ट रो में। ऐसा नहीं है मैं इंग्लिश में, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भैया मैथ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर लो। सवाल आपका यहाँ पे 1 से 9 तक अरेंज करनी है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, और पहली रो में सिर्फ 2 3 7 9 आ सकता है। तो इन पंक्तियों में व्यवस्थित करने के लिए कितने ऐसे संयोजन संभव है। अब देखिए 4 डिजिट्स हैं आपके पास, उनमें से 3 डिजिट चूज करनी है आपको, ठीक है, पहली पंक्ति के लिए। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और इंटू फैक्टोरियल 3, ये आ जाएगा जी 4 गुणा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, और नीचे फैक्टोरियल 3, ये कट जाएगा। ये 4 तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आप 2 3 7 ले सकते हो, आप 2 3 9 ले सकते हो, आप इसके बाद फिर आप 3 ले सकते हो, फिर 3 7 9 और 3 7 2 ले सकते हो। ऐसे करके आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हो यहां से। लेकिन कितने संयोजन आपके मैक्सिमम ऐसे पॉसिबल हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो संयोजन है बेटा वो आएंगे मैक्सिमम 4, ठीक है, 2 3 7 और 9। अगर मैं यहाँ पे 2 3 7 ले लूं तो दूसरी जो डिजिट है ये 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और एक 7 हो जाएगी। लेकिन देखो आपको प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं, और दूसरी, अच्छा ये बोल रहा है रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, 1 से 9 3 पंक्तियों में इस प्रकार, दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति की 2 गुनी है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं, और फिर यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और एक 10, लेकिन ये 0 आ गया, ये नहीं हो सकता। तो मेरा जो निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 आ रहा है, क्योंकि बेसिकली आप 4 तरीके बना सकते हो, क्योंकि आप तरीके तो बहुत बना सकते हैं। जैसे अब ये 237 है, तो 237 पहली रो में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 237 लेते हो तो तीसरी रो इसकी 3 गुना है, और उसमें 0 आ रहा है, ठीक है, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और एक 0, ठीक है, 10 के 0, तो 0 आ नहीं सकता क्योंकि अंक आपका 1 से 9 है, तो ये नंबर नहीं बनेगा। वैसे ही फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 273,
ठीक है, यहाँ 6 आ गया, 7 दूनी 14, और यहाँ क्या आ गया 2 दूनी 4 और 1 5। ये देखो ये ठीक है, डिजिट्स भी सारी अलग है। अब यहाँ देखो 3 तिया 9 तीसरी रो में आ गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 आ गया, ठीक है, इस रो में। और यहाँ पर कितना आ गया, हो सकता है कि 4 ना भी बने, ठीक है, 2 तिया 6 और 1 7 आ गया, यहाँ पे 7 सॉरी 8 आ गया, 8 8 संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी 9 की 9 संख्या है, तो एक तो ये आ गई। फिर वैसे ही और क्या कर सकते हैं, 4 इसका आंसर शायद से नहीं होगा, रुक जाओ अभी, 4 बना के देखो भाई बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, समझ में आ गया ना कैसे बनाने हैं, बना के देखिए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब फिर 237 लिखा था, 273 लिख लिया, 327 लिख के देखो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 5, 3 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5, और 3 दूनी 6, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 तीसरी रो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7 और 1 8, और 3 तिया 9, ठीक है, ये भी बन रहा है, एक ये बन गया भाई साहब, 2 हो गए। और बना के देखो, 372 बना के देखो इस बार, ठीक है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, अब देखो ये रिपीट हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4 दूनी 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 तिया 9 10 11, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अभी तक हमारे पास कितना बना है, एक तो ये वाला बना है, एक ये वाला बना है। अगर मैं पहली रो को 273 लूं और पहली रो को 327 लूं, अभी 9 से भी कर सकते हैं ना मैम, हाँ जी 9 से कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या को आप आगे रखेंगे ना, अगर आप 900 कुछ भी लेंगे तो 9 तिया 27 वो आगे बढ़ जाएगा। एक काम करो, छोटी संख्या से शुरू करो, 2 3 9 ऐसे शुरू करो, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तीसरी रो 3 गुना है पहली रो की, ठीक है, यहाँ पे बोला है पहली पंक्ति में बनी संख्या की 3 गुनी है, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 तिया 9 10 11 होते हैं, और 2 तिया 6 और 1 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। खैर यहाँ पर कौन सी संख्या यूज नहीं हुई, यहाँ पे 5 यूज नहीं हुई है, ठीक है, और ये फिर नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है, 5 यूज नहीं हुआ यहाँ पे, 6 यूज नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। आपको 1 से लेके 9 तक को अरेंज करना है, तो आंसर इसका बेटा 2 आएगा, 2। एक काम और करो, 2 9 3 और कर लो एक बार, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ गया, यहाँ पर मैम ये रिपीट कर रहा है, 9 दूनी 18, 9 ती 27 अगर यहाँ पर आएगा, 3 दूनी 6 7 8 आएगा, मैम ये रिपीट कर रहा है। और ऐसे केस में आपका 1 नहीं आया, आपका 4 नहीं आया, जबकि हमको वो सारी डिजिट चाहिए। आंसर इसका 2 है बेटा, ठीक है, इसका आंसर 2 है, ठीक है। चलिए आप तो मैम 7 से भी कर सकते हैं क्या, 7 से लोगे तो भाई आप जो है ये देखो कि 7 तिया 21 तीसरी रो में यहाँ पे 4 डिजिट बन जाएंगी, वो नहीं बनानी है हमको, ठीक है, वो नहीं बनानी है, क्योंकि उससे आंसर निकलेगा नहीं, आंसर इसका 2 आएगा। अब एक ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इतना छोटा सा, बताओ आपको कह रहा है इन सिंपल मैटर लाइक शू मेकिंग, जूते बनाने जैसे एक छोटे से काम में, वी थिंक ओनली स्पेशली ट्रेंड पर्सन विल सर्व अवर पर्पस, हम सोचते हैं कि एक स्पेशली ट्रेंड व्यक्ति ही हमारा काम कर सकता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, जूते गांठे जैसे साधारण काम को लेकर हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हमारे इस काम को कर सकेगा, लेकिन राजनीति में हम ये मान लेते हैं कि जो मत प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है, जिसको वोट मांगना आता है वो देश चला सकता है। बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जिसकी कोई खास डिग्री हो, खास तैयारी, उसकी तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। हमारी तलाश ये नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर हो या सबसे अच्छा वक्ता हो, भाषण अच्छा देता हो। तो फिर जब पूरा राज्य ही बीमार है, पूरा देश ही बीमार है, तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं करनी चाहिए कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा का मार्गदर्शन मिले, ठीक है। क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि when the whole state is ill should we not look for the service and guidance of the wisest and the best, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछा है मैसेज क्या है, इसका मैसेज संदेश क्या देना चाह रहा है, संदेश यहां से देना चाह रहा है, ये रहा संदेश तुम्हारा। संदेश क्या है कि पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज हु ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन चलाने योग्य हैं वो ट्रेंड है, क्योंकि जूते गांठने जैसे काम में आप स्पेशली ट्रेंड पर्सन को लेके काम करवा रहे।
चिकित्सक के लिए आप सबसे स्पेशली ट्रेंड व्यक्ति को देख रहे हैं। तो देश चलाने के लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, शुड यहाँ पे भी दे रखा है, इट शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोस ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसको मैं भी लास्ट में देखूंगी, पहले आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ठीक है, वो उसमें 3 क्वेश्चन है, बड़ा पैसेज है, आपके लिए पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब ये बहुत इजी है, एक वृत्त है जो कि 300 मीटर का है, ठीक है, लंबे वृत्तीय मार्ग में दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते, 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। कैसा सवाल है मैम? ये बहुत इजी सवाल है, ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये। अब आपको कह रहे हैं कि एक की स्पीड 3 है, एक की स्पीड 2 है, ठीक है, इस समय अनुपात है एक्स और वाई का, बात करें स्पीड का तो। अच्छा, ऐसा सवाल पहले भी आया क्या कभी सी सेट में? जी हाँ, एक बार आया है, जहां स्पीड को ऐसे ही एक सर्कुलर में आगे किया है, लेकिन उसमें आपसे एंगल पूछा गया था और उसमें एंगल का आंसर आई थिंक 180 डिग्री आ रहा था। इसमें थोड़ा अंतर है, आपसे कहा है कि एक्स जितने में 3 चक्कर लगाता है, वाई उतने में सिर्फ 2 चक्कर लगा पाता है, और दोनों ने मान लो यहीं से शुरू किया है, यहीं से शुरू किया है एक्स और वाई ने। अब एक्स जितने में 3 चक्कर लगा रहा है, वाई उतने में सिर्फ 2 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब आपको बोला है कि तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा, लेकिन यहां पे बोला था स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पासिंग, जो स्टार्ट ऑफ है जहां से जो वाला शुरू किया है उसको आप काउंट नहीं कर दे, यानी कि पहला पहला चक्कर जब इन्होंने लगाना यहां से इस 3 में पहला एक चक्कर यहाँ पे एक चक्कर यहाँ पे, इसका जो शुरू है उसको आप काउंट नहीं कर रहे, तो इसको माइनस कर दो भाई, ठीक है, एक चक्कर। अब देखो, जितने में ये 3 चक्कर लगाता है उतने में ये 2 चक्कर लगाता है, यानी कि ये 2 बारी क्रॉस होंगे, है ना, 2 बारी 3 बारी तो क्रॉस नहीं होंगे, ज्यादा बार क्रॉस कैसे हो जाएगा? दूसरा वाला तो सिर्फ 2 ही चक्कर लगा रहा है, 2 बारी क्रॉस होंगे यहाँ पे, लेकिन पहले वाले को हमको माइनस करना है, तो यहां से एक क्रॉस आपको मिलेगा, 2 बारी क्रॉस होंगे लेकिन पहले वाले को आपको माइनस करना है। फिर इसने 3 चक्कर लगाए। अब मैम आप 3-3 क्यों ले रही है? क्योंकि इसलिए ले रहे हो क्योंकि 300 मीटर की रेस है, ठीक है, 300 मीटर का गोला है, 3000 मीटर दौड़ना है, तो टोटल कितने चक्कर लगने चाहिए? कायदे में टोटल 10 चक्कर लगने चाहिए, 10 चक्कर में पूरा रेस खत्म है ना। अब कौन कितनी स्पीड से लगा रहा है वो 10 चक्कर, वो हमें देखना है। ये 3 चक्कर लगाएगा जितने में, उतने में इसके 2 चक्कर लगेंगे, फिर ये 3 चक्कर लगाएगा उतने में इसके 2 चक्कर लगेंगे, ये अगले 1 चक्कर में ही खत्म कर देगा, ठीक है। इसके अभी भी 2 चक्कर लग रहे होंगे लेकिन वो हमें देखने का नहीं है। आप ये देखो, 2 बारी ये यहां क्रॉस करेगा, 2 बारी यहां क्रॉस करेगा, ठीक है, और 1 बारी ये यहां क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको -1 करना था, पहले को आपको काउंट नहीं करना है। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस और 1 क्रॉस, टोटल कितने क्रॉस हो जाएंगे? 5। और जैसे टोटल 5 क्रॉस होंगे मैम, क्यों? क्योंकि अगली बार में तो ये दौड़ के और क्या कर देगा, अपनी रेस खत्म कर देगा, फिर कुछ क्रॉस करने के लिए बचेगा ही नहीं। जब 2 व्यक्ति ही नहीं बचेंगे, ये अपना दौड़ता रहेगा आराम से, लो दौड़ता रहे भैया ये अपना आराम से, तो टोटल 5 जो है, 5 बारी ये 2 लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अगला सवाल, ये था लड्डू सवाल और ये था महालड्डू सवाल। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सी सेट में ऐसा आया वैसा है, महालड्डू क्वेश्चन था। आपको बोला है इन ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इन ऑर्डर ABCDEFGH, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, रिवर्स कर दिया जाए हर एक का रिवर्स, तो मैंने आपको बताया था आजाद नाम का लड़का, आजाद इज अ बॉय, ठीक है, जो क्या कर रहा है, ठीक है, क्रॉक्स पहन के क्या कर रहा है, रोड साइड जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, क्रॉक्स पहन के क्या कर रहा है, इवनिंग में कहां जा रहा है, इवनिंग में कहां जा रहा है, ऐसे बताया था ना, दूध लेने जा रहा है कमला पसंद खाते हुए, IR का कोर्स। तो आपको बस रिवर्स करना है, तो W का रिवर्स होता है बेटा D, तो ये कट गया और ये कट गया। C का रिवर्स होता है X, वो सब में दे रखा है, ये देखो, ठीक है। L का रिवर्स होता है भाई साहब O, L का रिवर्स होता है O, ठीक है। U का रिवर्स क्या होता है? U का रिवर्स होता है F, समझे, क्योंकि E का रिवर्स V है तो U का रिवर्स F होगा, फुल स्पीड में गाने सुनते हुए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, आंसर इसका ये है, तो D आना चाहिए, यहां पर D आ रहा है लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, G आ रहा है, जबकि F आना चाहिए आपका, आंसर आपका ये। इसको कहते हैं महालड्डू सवाल, और ये आपको देखे गया 2.5 नंबर, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी बच्चे जो इसमें खेल गए ना, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ट्रिक, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 150
खेलने वाले बच्चे हैं और ये निश्चित किया कि हर बार बराबरी जो है ट्राई या ड्रॉ नहीं होगा, टाई या ड्रॉ नहीं होगा, कोई ना कोई हारेगा और कोई ना कोई जीतेगा। जो हारेगा उसको बाहर कर देंगे और पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां यानी कि कितनी पारियां, कितने कितने मैचेस खेले गए, 150 लोग हैं। टाई या ड्रॉ नहीं हो रहा है, 150 लोग हैं। 150 लोग में से एक विनर होगा और 149 लूजर होंगे जो हार जाएंगे। अब 149 लूजर को बाहर करने के लिए आपको कितने मैच करने हैं? 149 मैच करने, क्योंकि जो 149th मैच होगा उसमें से एक व्यक्ति हारेगा और जो बचेगा वो 150वां, ठीक है, जो बचेगा वो विनर होगा, वो फाइनल विनर होगा। तो आपसे पूछा है ऐसे कितने मैच होंगे भाई? 150 लोगों में से एक व्यक्ति को आपको जिताना है, 149 को आपको हराना है। कितने मैच खेलोगे? पहले मैच में क्या होगा? पहले मैच में एक व्यक्ति हार जाएगा, 1-on-1 आप खेलोगे, ठीक है, एक व्यक्ति हार जाएगा, बचे कितने? 149 व्यक्ति। फिर इसमें से एक मैच खेलोगे, एक व्यक्ति हार जाएगा, ठीक है, दो व्यक्ति ही। भाई चेस खेल रहे हैं ना, चेस में तो एक 1-on-1 ही होता है ना। तो आंसर आएगा इसका 149। 149 मैच खेलोगे, सबके सब 149 लोग हार जाएंगे। 149वें मैच में जो लास्ट में आपको बचेगा वो विनर होगा, जो कि 150वां व्यक्ति होगा। और इसलिए टोटल मैचों की संख्या कितनी होगी? 149 होगी। सोचो, इससे इजी कुछ हो सकता है? ऐसे सवाल कोरा पे भरे पड़े हैं, अगर आप ट्राई करें तो आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिक सवाल बनाया है। अब ये कोई सवाल है, ठीक है, ये सवाल सुन के भी मेरे को इतनी देख के इतनी हंसी आई मेरे को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एसएससी में दो तरीके से अलग अलग इसी सवाल को आधा आधा तोड़ के पूछा गया है। उन दोनों तरीकों को मर्ज करके आपको सीसेट में पूछ लिया गया है। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर देयर? एक बार सवाल इतना पूछा गया है, 3 डिजिट के नंबर बिना रिपीटिशन ऑफ डिजिट के कितने हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 1 2 3 कोई डिजिट ले ली, अब 1 2 3 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो? मैम 1 3 2 लिख सकते हैं, फिर आप मैम 2 3 1 लिख सकते हैं, 2 1 3 लिख सकते हैं, फिर 3 1 2 लिख सकते हैं, फिर 3 2 1 लिख सकते हैं। और तो कोई तरीका नहीं है। 3 है तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, यानी कि 6 तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अब आपसे कह रहा है, ये तो था एसएससी का सवाल। एसएससी में एक बार ये सवाल भी पूछा गया कि 3 डिजिट का नंबर है, हर डिजिट ऑड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 2 हटा देंगे आप, यहाँ पे 5 कर लो। एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अभी पहले इतना समझ में आया कि 3 डिजिट के नंबर 6 होते हैं, ठीक है, 3 डिजिट के नंबर 6 होते हैं। अब आपसे कह रहा है, अब आपको ये बोल रहा है कि एक काम करो, ऐसा बताओ कि एक तो सारे ऑड हो, कंडीशन आपको दे दी है कि एक तो सारे ऑड हो और दूसरा क्या हो कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, बहुत इजी है मैम, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की डिजिट या तो 0 होती है या 5 होती है। 0 इवन है तो इवन आ नहीं सकती, तो लास्ट की डिजिट क्या है? सिर्फ 5 ही होगी, इवन आ नहीं सकती, तो लास्ट की डिजिट है हमारी 5। सारी की सारी बाकी संख्याएं ऑड है, ठीक है। या तो ये 1 3 लोग है, तो 1 3 लोग है तो भी क्या होगा? तो भी आप जो है 6 तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मैम आपसे कह रहा है कि 1 3 ही क्यों लेना है? ऑड है ना, ऑड। 1 से लेकर 9 तक जो आपकी डिजिट्स है, वहां पे 1 ऑड होता है, फिर 3 ऑड होता है, फिर 5 ऑड होता है, फिर 7 और फिर 9 ऑड होता है। 5 आपने फिक्स कर दिए, बची आपकी 4 डिजिट, 4 ऑड डिजिट बची है आपकी, और 4 ऑड डिजिट में से आपको 2 ऑड डिजिट लेनी है। तो फैक्टोरियल 4 अरेंज करना है ना ऐसे, तो 4p2 कर दो, 4p2। तो 4p2 में फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 होता है, इसका जो फॉर्मूला है। तो यहां पे 4 तिया 12 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2, ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 12, ठीक है। 12 तरीके से आप इस संख्या को लिख सकते हो। आप चाहो तो मैं आपको 12 नंबर बना के भी दिखा सकते हो। क्या करना, बस यहाँ पे पहले 1 लेना, 1 के साथ 3 7 9 आएगा, जैसे ये है 1 लिया आपने, 5 तो फिक्स है ही, मान लिया कि पहले डिजिट 1 है, तो ये 3 7 9 इनमें से कुछ भी आ सकता है, यानी कि 3 संख्याएं बन सकती हैं। एक बार 1 3 5 1 3 7 1 3 9 ऐसे करके 1 9 5 ऐसे करके संख्याएं बन सकती है, जैसे कि 1 3 5 1 7 5 1 9 5। अगर आपने यहाँ पे 3 लिया,
तो सिमिलरली 1, 7 और 9 में से 3 संख्या यहां से बनेंगी, फिर आपने यहाँ पे 7 लिया, फिर 1, 3 और 9 में से 3 संख्या यहां पर बनेंगी, फिर आपने 9 लिया, फिर 1, 7 और 3 में से, ठीक है, ये 5 फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये 3 संख्याएं और बनेंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से और 3 इधर से, टोटल कितनी संख्याएं हुई? 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से सिर्फ यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भर भर के आया है इस बार, ठीक है, अच्छे सवाल है ये। अब ये है क्या x पूर्णांक है, इस बार थोड़ा सा खेल गया है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सवाल है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें। हर बार देते थे x एक पूर्णांक है, इस बार पूछ लिया क्या x एक पूर्णांक है। अब देखो क्या है x, अब उसके लिए कथन दिए हैं, कथन 1 x/3 पूर्णांक नहीं है, और कह रहा है कथन 2 कि 3x एक पूर्णांक है। अब आपको बताना है कि इस क्या x एक पूर्णांक है, इसको साबित करने के लिए कौन सा कथन लगेगा। अब देखो बेटा, पूर्णांक का मतलब है कि अगर मैं 1/3 करूं तो ऑब्वियसली पूर्णांक नहीं होगा, 2/3 करूं ऑब्वियसली पूर्णांक नहीं होगा, 3/3 करूं ना तो पूर्णांक हो जाएगा। जबकि ये कह रहा है कि x/3 पूर्णांक नहीं है, समझ रहे हो, ये कह रहा है पूर्णांक नहीं है, लेकिन अगर x की वैल्यू मैं 3 ले लूं ना तो ये पूर्णांक हो जाए। x की वैल्यू, अच्छा देखो 3x क्या है, 3x यहां मैं 1 रखूंगे तो ये 3 होगा, ये 2 रखोगे तो भी ये कितना होगा, 6 होगा। 3x एक पूर्णांक है तो ये हर बारी में पूर्णांक बन ही रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 into 4 रखोगे तो 12 आएगा, ये हर बार में सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये तो ठीक है। x कोई भी संख्या लोगे, 3x करोगे आपका पूर्णांक आएगा, लेकिन x/3 पे कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जहां पूर्णांक होगा, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जहां पूर्णांक नहीं होगा। जैसे 4/3 पे पूर्णांक नहीं होगा, लेकिन 6/3 करोगे तो 2 आएगा, वो एक पूर्णांक होगा। इसलिए जबकि ये कह रहा है x/3 पूर्णांक नहीं है, तो ये तो गलत है, ये खुद अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो अकेला कथन 2 ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। समझे कि नहीं, क्या x पूर्णांक है ये देखने के लिए 3x, अगर 3x एक पूर्णांक है, 3x एक पूर्णांक है तो x जो निकल के आया, x कुछ भी हो सकता है, x 3x यदि पूर्णांक है तो x क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, x एक पूर्णांक होगा, लेकिन इसके केस में नहीं होगा, ठीक है, आंसर इसमें बी है। ये लड्डू सवाल परसेंटेज से पूछा गया है, महालड्डू सवाल, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं ना उनके लिए ये महालड्डू सवाल है। एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की, मान लो वस्तु की कीमत 100 रुपए है, पहले 25% बढ़ा दिए तो 125 हो गए, फिर उसमें बोला कि 20% घटा दिया, 125 का 10% कितना होता है बेटा, 12.5 होता है, तो 20% कितना होगा जी, 20% 12.5 गुणा 2 होगा, ये हो जाएगा जी 25, तो 20% घटा देने पे ये वापस 100 पे आ जाएगा, -20% तो 25 रुपए घट गए, प्लस 25% तो 25 रुपए बढ़ गए। इसके बाद इसमें 10% बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है तो ये 110 हो जाएगा। आपको पूछा प्रारंभिक वैल्यू से ये वैल्यू कितना बढ़ी, प्रारंभिक वैल्यू से ये वैल्यू 10% बढ़ी, बोलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कहाँ आ गए बताओ, ऐसे ऐसे लड्डू सवाल तुमसे पूछे जा रहे हैं, ये वैल्यू 10% बढ़ी, ठीक है। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत लंबा है, थोड़ा सा रुक के करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाओ, 3 है, मतलब इस बार अच्छी बात ये आई है कि एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 3-3 सवाल पूछे, 3-3 सवाल, इतना सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 3 सवाल के हिसाब से ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है 3 सवाल के हिसाब से, इसको बाद में बताऊंगा, पहले ये करो। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैथ और रीजनिंग में से कैसे लड्डू क्वेश्चन आए हैं। ABCDE ये 5 अल्फाबेट है, इनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि एग्जैक्टली 2 लेटर बने ए और ई के बीच में, तो ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर ऐसे बन सकते हैं बेटा, या तो ऐसे एग्जैक्टली 2 है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर एक ऐसे बन सकता है, समझे, या फिर एक ऐसे बन सकता है, इसके अलावा कोई और एक चारा है भी नहीं आपके पास, क्योंकि अगर आप यहां पे रखोगे तो 2 इधर है 2 इधर है, लेकिन ए और ई के बीच में 2 होनी चाहिए। अब ये आपके 4 तरीके, तो यहां पे आपको ये मिल गए, ठीक है, इसका आंसर 24 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, आंसर नंबर 24। अब आपको बोला क्या है, कि हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, आपकी डिजिट कितनी बची है, बी बचा है, सी बचा है, डी बचा है। 3 डिजिट हो तो उनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं,
फैक्टोरियल 3 6 तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये पहले वाले में भी से हम 6 तरीके बना सकते हैं, पहले वाले से हम 6 तरीके बना सकते हैं। एक बार बी को ले लो तो सी, एक बार बी को ले लो, फिर सी और डी को ऐसे ले लो, फिर बी को ले लो, फिर डी और सी को ऐसे कर दो, फिर सी को ले लो तो बी और सी को ऐसे कर दो, फिर सी को लेके बी और डी को ऐसे कर दो, फिर सी को लेके डी और बी को ऐसे कर दो, फिर डी को ले लो यहाँ पे तो बी और सी को ऐसे कर दो, और टी को ले लो यहाँ पे तो सी और बी को ऐसे कर दो। हर एक में ये 6 तरीके बनेंगे। टोटल तरीके पहले कितने थे? ये 4 थे। हर 4 में यानी कि हर एक में 6 तरीके और बनेंगे, तो 4 गुणा 6 कितने हो गए? टोटल तरीके 24 हो गए। आंसर आपका 24 है। ठीक है, अब इस सवाल का विचार कीजिए, इसका आंसर जो है डी है। कोई सा भी करेक्ट नहीं है इस सवाल का आंसर देने के लिए। क्यों? क्या z x का भाई है? z x का भाई यानी कि z क्या होना चाहिए? भाई होने के लिए z मेल होना चाहिए, है ना? भाई तो तभी होगा ना जब z मेल होगा। अब पहला कह रहा है कि x इज द ब्रदर ऑफ y, x इज द ब्रदर, ठीक है, x y का भाई है, एंड y इज द ब्रदर ऑफ z, y z का भाई है। लेकिन z लड़की है या लड़का है, यानी कि मेल है या फीमेल है, ये तो हमको नहीं पता। y जो है z का भाई है, x जो है y का भाई है, ये दोनों मेल हैं, लेकिन z क्या है? ये बहन का भाई और भाई का भाई कुछ भी हो सकता है y। तो z क्या है? लड़का या लड़की? नहीं पता। लेकिन यहां z को भाई होने के लिए z को मेल होना जरूरी है, तो कथन एक हो गया रॉन्ग, उससे आपका आंसर नहीं निकलेगा। दूसरा कथन कह रहा है कि x y और z सहोदर भाई बहन है। सहोदर भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स का मतलब यह होता है कि सिबलिंग्स बहन बहन भी सिबलिंग हो सकती हैं, ठीक है, सिबलिंग्स बहन बहन भी हो सकती हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। यहां से इस लाइन से आप कैसे पता करोगे कि z भाई है? z भाई है यहां से नहीं पता चलेगा, यह भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर आएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट इस सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट से हमको यह पता नहीं चल रहा कि z भाई है x का। ठीक है, ये महा इजी सवाल था, ये ब्लड रिलेशन का, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, जहां पे हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, और इसको भी मैं इजी की कैटेगरी में ही डालूंगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई सवाल टफ आया। अब ये है, ये भी महा इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, महालड्डू सवाल। 1.01 किलोमीटर है, इतने किलोमीटर में हमने 101 पेड़ लगाए। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे 50 आंसर करके आ गए, जो कि है गलत। 1.01 किलोमीटर का मतलब होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में बराबर कितने होते हैं मैम? 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, और 0.1 में कितने होते हैं? 10 किलोमीटर होते हैं। तो 1000 10 मीटर आ गया ये। 1000 10 मीटर में तुम 101 पेड़ लगा रहे हो, यानी कि 10 मीटर बाद, हर 10 मीटर बाद आपका पेड़ लग रहा है। हर 10 मीटर में एवरी 10 मीटर पे आप एक पेड़ लगा रहे हो, 1 ट्री लगा रहे हो। ठीक है, ऐसे। अब ये पेड़ लगाया आपने, फिर 10 मीटर, फिर ये पेड़ लगाया, फिर 10 मीटर, फिर ये पेड़, और एक इधर लगाया था। हर एक में 10 मीटर का गैप है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट। इस एक पौधे 5 लगातार पौधों के बीच का, 5 लगातार पौधों के बीच की कंसेक्यूटिव डिस्टेंस क्या है? भाई इन दोनों के बीच में 10 मीटर, इन दोनों के बीच में 10 मीटर, इन दोनों के बीच में 10 मीटर, और इन दोनों के बीच में 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? हाँ जी, टोटल डिस्टेंस 40 मीटर के डिस्टेंस में आपने कितने पेड़ लगा दिए हैं? 5 पेड़ लगा दिए। समझे कि नहीं? तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव प्लांट्स? आपने 5 पेड़ लेके 50 मीटर जिसने भी लगाया होगा गलत किया है। 40 मीटर इसका आंसर आएगा। है कि नहीं इजी? क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं है। अब एक सवाल है, ठीक है, ये PYQ में आप देखेंगे ऐसा एक सवाल लाइकवाइज आया हुआ है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, लाइकवाइज। अब वो मैं बताती हूँ PYQ वाला सवाल क्या था। PYQ वाला सवाल ये था कि A से B तक जाने में यदि आपको 4 रास्ते मिलते हैं, और B से C तक जाने में आपको यदि 6 रास्ते मिलते हैं, तो A से C तक जाने में कितने रास्ते होंगे? तो उसको हमने 4 गुणा 6 24 कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए रास्ता नंबर 1 से A से B गया, और फिर यहाँ पर रोमन में है 1 1 1 ट्रिपल 3 IV, ठीक है, 1 2 3 4 V और VI, 6 रास्तों में जा सकता है रास्ते 1 से। तो एक के लिए 6 हो गए, 6 रास्ते यहाँ पे हो गए, फिर 6 रास्ते यहाँ से रास्ता नंबर 2 से जाएगा, तो 6 रास्ते यहाँ पे, फिर 6 इधर, फिर 6 इधर, 6 चौक 24 हो गए। ये सवाल आपका PYQ में आया हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने किया भी होगा। आज जो आया, मतलब कल जो आया आपका क्वेश्चन, वो क्या था? ABC 3 जगह हैं, A
बी सी। ए से बी तक जाने में 4 रास्ते हैं, ठीक है, सेम वही पहले जैसे 4 रास्ते। बी से सी तक जाने में, बी से सी तक सॉरी ए से बी तक जाने में 3 रास्ते, सॉरी ए से बी तक जाने में 3 रास्ते हैं, बी से सी तक जाने में 4 रास्ते, ठीक है। अब ये रास्ता नंबर यदि स्मॉल ए है और ये रास्ता नंबर 1 2 3 4 है, तो स्मॉल ए के लिए 4 रास्ते हो गए। अगर ये यहां से जा रहा है फिर ये 4 रास्ते से और जा सकता है सी के पास। स्मॉल बी से जा रहा है तो अगले 4 रास्ते से फिर जा सकता है, स्मॉल सी से जा रहा है तो अगले 4 रास्ते से फिर जा सकता है। तो 3 गुणा 4 यानी कि टोटल 12 रास्ते तो ये हो गए। अब जिन लोगों ने यहाँ पे 36 लगाया होगा वो हो गए होंगे गलत, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने या तो यहाँ पे 36 किया होगा या सही किया होगा, और कोई तरीका बचता नहीं है गलत करने का। जो लोग 10 और 13 लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही महामूर्ख है। आपसे कह रहा है कि लेकिन 3 अलग रास्ते और हैं ए से सी तक जाने के। भाई वैसे भी तो आप ए से सी तक ही जा रहे हो ना, 12 रास्ते तो यही हैं। फिर ये कह रहा है कि नहीं, डायरेक्ट जाने के लिए 3 रास्ते और हैं। यहाँ पे आप बी से तो नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट ए से सी जा रहे हो, 3 रास्ते हो रहे हैं। तो टोटल रास्ते कितने हो गए भैया? 15 हो गए। जिन बच्चों ने क्या किया है, 3 गुणा 4 गुणा 3 कर दिया है, ये 3 भी गुणा कर दिए, 12 दूनी 24, 12 36 जिन्होंने किया है वो गलत है। आपको ये 3 ऐड करना है, क्योंकि ये बीच में बी से थोड़ी ना जा रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का भी तो यहाँ पे ध्यान रखना है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, लेकिन इसको बिना उसके भी कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट भी तो देखना है। आंसर इसका 15 है। 3 रास्ते और हैं ए से सी तक जाने के लिए डायरेक्ट, जहां बी नहीं है तो वो 3 रास्ते ऐड हो जाएंगे। अब ये सवाल भी इजी है, ठीक है, मीडियम में चाहो तो रख सकते हो, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है। मतलब मेरी कैटेगरी में अभी तक सी सेट में या तो वेरी इजी है या इजी है या मीडियम है, जो कि अभी तक एक क्वेश्चन आया है 1840 वाला, बाकी सब वेरी इजी में चल रहे हैं, और वेरी इजी से इजी में है बस। मतलब डिफिकल्ट तो अभी तक आया ही नहीं है। ए के पास कुछ सिक्के हैं, ए अपने सिक्कों में से कुछ सिक्के बी को देता है, कितने? हाफ करता है पहले अपने सिक्के का, और फिर उसमें 2 ऐड करता है। फिर बी के पास कुछ सिक्के आ जाते हैं, बी अपने सिक्कों का हाफ करता है और उसमें 2 ऐड करता है, सी को दे देता है। सी अपने सिक्कों का हाफ करता है और उसमें 2 ऐड करके डी को दे देता है, ठीक है। अब कह रहे हैं डी के पास अब जितने सिक्के हैं वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है भैया? 10 होता है, यानी कि डी के पास 10 सिक्के हैं। आपसे पूछा ए के पास कितने सिक्के हुए? अब देखो, इसके पास 10 सिक्के हैं, सी ने अपने का आधा करके 2 ऐड किए थे। पहले तो इस 2 को माइनस करो, इस 2 को माइनस करो, 8, यानी कि सी का जो आधा है वो 8 सिक्के, यानी कि सी के पास कितने हो गए? 8 गुणा 2 16 सिक्के हो गए। ये 16 सिक्के कितना था? बी के आधे में 2 ऐड करके, तो पहले 2 माइनस करो तो कितना आ गया? 16 माइनस 2 14 आ गया। अब बी के पास कितने थे? 14 गुणा 2, क्योंकि आधा किया था ना, तो आप डबल कर दो, उल्टा चल लो, 28 सिक्के। अब 28 सिक्कों में इसने 2 ऐड किए थे एक्स्ट्रा ए ने अपने आधे में से, तो 28 माइनस 2 करोगे यहाँ 26 आ जाएगा। तो ए का हाफ था ये 26, तो ए कितना होगा मैम? 26 गुणा 2 होगा, और ये कितने हो जाएंगे? 52 सिक्के। आपका आंसर ये रहा, ठीक है, 52 सिक्के आपका आंसर ये रहा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इजी नहीं है तो और क्या है। अब ये सवाल है, ठीक है, इसको मैं मीडियम में रख सकते हूँ, वैसे ये इसमें है कुछ भी नहीं, ठीक है। आपसे पूछा है ये एक सीरीज है, इसका 100वां प्लेस क्या होगा? अब बच्चे सोच रहे होंगे 100वें प्लेस में हम क्या लगाए? समानांतर श्रेणी लगाए, गुणोत्तर श्रेणी लगाए? भैया ये अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज का ये सवाल है। हमको पढ़ते पढ़ते करीब करीब 1 घंटा हो गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 घंटे में ही रोकते हैं इसको, 30 क्वेश्चन करके ना। वैसे तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पूरे लेके आया हूँ, तो बट इसको रोकते हैं और अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा वो भी दिक्कत है। अब देखिए ए है, अब इसको कैसे पढ़ोगे तुम 100वां निकालने के लिए? तो मैंने इसको ऐसे देखा, मैंने थोड़ा करीब से जाके देखा, और मैंने जब करीब से जाके देखा तो मैंने ऐसे देखा कि ये सीरीज ऐसे लिखी हुई है, ए बी सी ए बी सी डी ई। तो मुझे एक हिंट मिल गया यहाँ से, और ये सब चीजें तभी पता चलती हैं जब आप थोड़ा पढ़ते हैं चीजों को। अल्फाबेटिकल सीरीज कर लेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले साल का पेपर भी देखना, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अब आपसे पूछा 100वां प्लेस क्या होगा? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक तो हम यहाँ पे पहुंच गए, हमें 100 तक जाना है। कैसे जाएंगे? A B C D E F,
ए बी सी डी ई एफ जी, यही बन रही है ना सीरीज, है ना, ऐसी तो बन रही है। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर ए, ये जी है, ए बी। मैम आप इतना लिखोगे क्या 100 तक? नहीं, देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, यहीं पे रुक जाओ। अगला फिर आई के बाद क्या आएगा, लंबा चलता जाएगा पूरा जे तक आएगा, फिर उसके बाद जब लंबा चलता जाएगा के तक आएगा, फिर लंबा चलता जाएगा के बाद एल तक आएगा, फिर एल के बाद किस तक आएगा मैम, एम तक आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा एन तक आएगा। पहले अब आप ये देखो कि हमें चलना कहाँ तक है, क्योंकि हमें टोटल 100 ही पे जाना है, 100 पर ही जाना है ना। हाँ, आप देखिए यहाँ पे अभी तक ना यूट्यूब पे किसी ने सॉल्यूशन नहीं करवाया पूरे पेपर का, किसी ने भी पूरे पेपर का अभी तक सॉल्यूशन नहीं करवाया, बस ये बता दिया अच्छा ये टॉपिक यहाँ से आया, ये टॉपिक वहां से आया, ये टॉपिक वहां से आया। अनअकैडमी पे भी एक सर है, काफी रिनाउंड है, मधुकर सर, उन्होंने भी ये सब यही बताया, ठीक है, मतलब सॉरी मैं मधुकर नहीं है, कोई और है, ठीक है, काफी रिनाउंड है। अब देखो 15 तो यहीं तक हो गए थे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 हो गए यहाँ तक। हाँ जी, 36 में कितने ऐड करो, एक काम करो 36, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 में 9 ऐड कर दो, 36 प्लस 9, 9 और 6 15, 45 हो गए। 45 में आपके क्या करोगे मैम, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा जे तक, 10 ऐड करो, 55 हो गए। 55 में मैम अभी 11 ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर के तक आ रहा है तो के तक 11 हो जाएंगे, 66 ऐड करो। फिर मैम 66 में क्या ऐड करना है, 12 ऐड करना है मैम, कितने हो गए, 78 हो गए, 78। फिर 78 में मैम 13 ऐड करना है, हमें ये देखना है 100 कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। 8 9 10 11, ये 91 हो गया। 91 में जैसे ही आप क्या ऐड करोगे, 14 ऐड करोगे, 100 कितना आएगा, 4 और 1 5, 9 और 1 10, 105 आ जाएगा, 105, यानी कि हमको 100वां यहां पर मिलेगा। 91 एम तक हुए हैं, 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100, 100वें अंक पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, क्योंकि 91 बनाइए सीरीज में यहां तक, 100वें पे क्या आ रहा है, आई। ये आपके सवाल का आंसर था। तो इसको मैं मीडियम में कह सकती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है जिसने इस तरीके से इस सीरीज को ना देखा हो वो छोड़ ही आएगा, लेकिन जिसने भी इस तरीके से देखा होगा वो जरूर करके आएगा इस सवाल को। अब ये एक व्यक्ति, सॉरी 3 व्यक्ति एबीसी किसी पंक्ति में खड़े हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, ये इसको मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब, लेकिन अगर आप अभी सॉल्यूशन देखेंगे तो, लेकिन एक बार में क्लिक कर जाए, ये वैसा सवाल नहीं है, ठीक है। और ये रैंकिंग का सवाल है, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, तो इस बार रीजनिंग अच्छी पूछ ली है, ठीक है। अगर आप फोकस करके अपना समय दोगे ना रीजनिंग को तो अच्छा होता है। अब आपसे कह रहा है कि 3 लोग हैं ऐसे खड़े हुए, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। सी के आगे, पंक्ति में सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, ऐसे करके टोटल 11 लोग यहाँ पे हैं, 12वां सी हो गया। ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, ऐसे ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, क्योंकि एक बार में मेरे से भी नहीं हुआ था ये, फिर मैंने दोबारा जो है सेटिंग बिठाई। तो जरूरी नहीं है सवाल इजी ही होते हैं, जरूरी नहीं है एक बार में नहीं हो रहा था वो डिफिकल्ट हो जाए, उसको छोड़ दो, ठीक है। आप अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको उसको ट्राई करना चाहिए। सी और बी के, और कह रहा है कि इसी क्रम में नहीं है, तो सी के आगे 11 लोग हैं, सी और बी के बीच में 1 2 3 4, फिर बी आ गया। ए और बी के बीच में 7 लोग हैं, सॉरी ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, सी बी और सी के बीच में 7 है। तो ऐसे कर लो भाई, यहाँ पे मान लो ये 11 लोग हैं, फिर सी है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर बी है, फिर 1 2 3 4, फिर ए है, और फिर ए के बाद में 13 लोग यहाँ पे हैं। आपसे पूछा पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं, तो देखो 11 लोग तो सी से ऊपर हैं, ये ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा आप नहीं बना सकते हो इसको, ठीक है। मैंने बना के, ये देखो मैंने पूरे सॉल्यूशन करे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने कल भी दिखाया था बच्चों को, पूरे बैठ के सॉल्यूशन करे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी से करवाए हैं या मतलब टाइम लगता है, मैंने कल रात ही शूट कर दी थी वीडियो पूरे सॉल्यूशन करके, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी तो मेरा 1.5 घंटा वो इतना ज्यादा वेस्ट हो गया, ठीक है, कि मुझे लगा कि यार बच्चों को भी कुछ समझ नहीं आया और बहुत ही मतलब बुरा हो गया। सी एक व्यक्ति अपने आप में है, फिर सी और बी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, फिर बी अपने आप में 1 व्यक्ति है, फिर बी और ए के बीच में 4 व्यक्ति हैं, और फिर ए 1 व्यक्ति है, और फिर ए के बाद में 13 व्यक्ति हैं। सबको जोड़ दो, ये सी है, ये बी है और ये ए है।
11 लोग हैं सी के आगे, तो 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और जो है कितने हो गए, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 25 और 13 38 आ गया। टोटल पंक्ति में कितने हैं, 38 लोग हैं। ये आपका आंसर है, ठीक है, टोटल पंक्ति में 38 लोग हैं। अगला सवाल, चलिए ये अभी आरसी है, इसको अलग करते हैं, ठीक है। ये अब आप देखो ना आरसी से कितने कितने क्वेश्चंस आए, यहां से चलो इसको करा देती हूँ, ये छोटा है, ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। विद स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, स्थिर इकोनॉमिक ग्रोथ में हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैज गॉन अप एक्सपोनेंशियली, मिडिल क्लास फैमिलीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। डायरेक्ट रिजल्ट, मतलब इंडिया के अंदर मिडिल क्लास ज्यादा है। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एफ्लुएंस हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न, तो लोगों का डाइटरी पैटर्न भी चेंज हुआ है और एनर्जी कंजम्पशन का लेवल भी चेंज हुआ है। पीपल हैव मूव टू अ हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट लाइक मिल्क प्रोडक्ट, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो दूध वगैरह अफोर्ड कर पा रही हैं, मछली मीट अफोर्ड कर पा रही हैं। ऑल ऑफ विच नीड सिग्निफिकेंटली मोर वाटर टू प्रोड्यूस, दूध को प्रोड्यूस करने के लिए, मीट को और आपका फिश वगैरह के लिए, ठीक है, मोर वाटर चाहिए टू प्रोड्यूस देन सीरियल बेस्ड डाइट्स, ठीक है भाई, दूध का कुछ भी बनाओगे आपको पानी चाहिए। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मशीन गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल नीड्स मोर एंड मोर एनर्जी, तो पानी ज्यादा चाहिए और एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी के जनरेशन के लिए फिर से क्या चाहिए, फिर से एनर्जी जनरेशन के लिए फिर से पानी चाहिए। आपके गैजेट से फोन है, फोन है तो फोन को आप चार्ज करते हो दिन में कम से कम 2 बार तो चार्ज करते होगे, तो वाटर का हर जगह जो है वाटर का बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा है क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है, कि पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर, हर जगह आपको एनर्जी के लिए भी पानी चाहिए और हर चीज के लिए पानी। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी ऑफ मोर एनर्जी जनरेशन इन द कमिंग ईयर्स, या मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, या फिर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स। वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस आगे आके, क्योंकि किसी में भी वाटर का जिक्र नहीं है, आप ये देखिए, जबकि यहाँ पे पैसेज में वाटर का जिक्र हो रहा है कि इस तरीके का खाना बनाने में भी वाटर चाहिए और एनर्जी जनरेशन में भी वाटर चाहिए, मोर एंड मोर एनर्जी में। तो हमको वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आगे आने के लिए आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ही इजी पैसेज, इससे इजी क्या होगा। अब देखिए ऐसा एक सवाल ना बहुत बारी एसएससी में पूछ लिया जाता है, एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड है। एक बात बताओ, एक हफ्ते, ठीक है, एक वीक, पहले आप ऐसे करो, एक दिन, एक घंटे, एक मिनट और एक सेकंड में, और एक सेकंड में, तो एक सेकंड में तो एक सेकंड है, एक मिनट में 60 सेकंड है, एक घंटे में 3600 सेकंड है, एक दिन में 24 घंटे, 24 गुणा 3600, ठीक है, और फिर एक वीक में जितना भी ये आएगा तो उसका 7 गुणा 24 गुणा 3600। पहले तो आप ये निकालो, ये x की वैल्यू मैंने 1 मानी है तब किया है ये, इसको आप सॉल्व करो, तो मैम ये 61 हो गया, ये 3661 तो यहाँ पे आ गया, और इसको आप गुणा कर लीजिए जरा फटाफट से, क्योंकि ये सवाल करने का या तो तुम रट लो इस सवाल को या फिर तुम जो है समझ लो इस सवाल को। 24 गुणा 3600 करेंगे आप, 24 गुणा 3600 आता है मैम 86400, ठीक है, और इसी में आप गुणा कर दो कितने का, 7 का, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये आ जाएगा 604800। सबको ऐड कर दो जरा, ठीक है, इसमें ऐड किया मैंने 86400 और उसमें मैंने ऐड किया 3661, तो ये आ गया जी टोटल 694861 आ गया। तो एक हफ्ते में अगर इतना है तो x हफ्ते, x दिन, x, तो x क्या है, x को मैंने यहां पर क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया x, तो x में क्या होगा, x का गुणा कर दो यहां पे सब में, तो इतना इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। सोचो इस सवाल में कुछ था क्या, वेरी इजी क्वेश्चन। PQRST ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से आया है, ठीक है। PQRSTU 6 मेंबर है एक फैमिली के, R इज दी, अच्छा सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये ब्लड रिलेशन है, इससे अगला वाला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का है, ये ब्लड रिलेशन से एक और क्वेश्चन पूछा है, एक आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन में पूछ लिया था। तो यहां पे कह रहा है R इज द स्पाउस ऑफ Q,
आर इज द स्पाउस, ये हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकते हैं, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, यू इज द मदर ऑफ टी, यू इज द मदर ऑफ टी, तो टी क्या है, टी फीमेल है, इतना हमको पता चल गया है। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस इज द डॉटर ऑफ यू, इनकी एक डॉटर है एस, ये भी क्या है, फीमेल है, तो ये डॉटर है। टी अभी कौन है पता नहीं है, पीज डॉटर इज टी, पी की बेटी है टी, अगर ये यू का, पीज डॉटर इज टी, अगर ये डॉटर है टी है और ये यू इसकी माँ है, तो पी कौन होंगे, इसके पापा होंगे, तभी तो ये इन दोनों की बेटी होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पी की भी बेटी और यू इसकी माँ है, तो पी कौन हो गए भैया, पापा हो गए, पापा यानी कि कौन हो गया भैया, मेल हो गए, ठीक है। आर इज द सन ऑफ पी, आर इज द सन, तो आर क्या है, सन है, आर क्या है, मेल है, और आर की स्पाउस कौन है, आर की स्पाउस क्यू है, तो क्यू क्या है, फीमेल है। अब आपसे पूछा देयर आर टू कपल्स इन दी फैमिली, एक तो देखो पी और यू है और एक है आर एंड क्यू, ठीक है, जहां पे ये दोनों मेल हैं और ये दोनों फीमेल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, नहीं, क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी कैसे होगा, क्यू तो भैया फीमेल है। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, नहीं ये भी गलत है। आर इज द मदर ऑफ पी, नहीं, आर तो सन है पी का। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, अरे एक से, आर इज द स्पाउस ऑफ यू इज द मदर ऑफ टी, एस इज द डॉटर ऑफ यू, पी इज द डॉटर ऑफ पी, पी इज डॉटर इज टी, पी की डॉटर, पी की डॉटर, पी इज डॉटर इज टी, पी की डॉटर टी है, आर्स सन, अच्छा आर का बेटा है ये, सॉरी सॉरी ये यहां नहीं आएगा, आर्स सन इज पी, आर का बेटा है ये, आर्स सन इज पी, आर का बेटा है, ठीक है। देयर आर टू कपल्स इन दी फैमिली, अब हो जाएगा ये, आर का सन जो है, आर का सन है पी, तो क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, ठीक है, ये डॉटर है, क्यू इज द ग्रैंडफादर, नहीं, क्यू तो भैया ग्रैंड मदर है, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, हाँ ये सही है। आर फादर है पी का, आर मदर नहीं है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, अच्छा यहाँ पे आर का सन है पी, ठीक है, ये भी नहीं होगा, आंसर इसका ये होगा, टी इज द ग्रैंड डॉटर, क्योंकि टी का जेंडर आपको पता है, आर और क्यू में आपको जेंडर नहीं पता। आंसर इसका क्या है, आंसर इसका डी है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, आर और क्यू स्पाउस है, यानी कि पति पत्नी है, कौन है इसमें पति पत्नी वो नहीं पता, आर का बेटा पी है, ठीक है, पी की शादी हुई है यू से, यू की एक यू का एक बच्चा है टी, यू इसकी माँ है तो ये मदर हो गई, और पी जो है, पी की डॉटर है टी, और ये जो है फीमेल है, ये भी एक डॉटर है, तो आर मतलब टी डॉटर है, तो टी क्या हो गई, टी फीमेल हो गई, और ऊपर वालों की ग्रैंड डॉटर हो गई, तो ये आपका टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये सही है, ठीक है। अब अगला सवाल, तो किसी राज्य के 3 शहरों पी क्यू आर के बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों पर शहर पी शहर क्यू से कितनी दूर है, ठीक है, पी और क्यू के बीच की आपको डिस्टेंस पूछी है। शहर क्यू शहर आर से 18 किलोमीटर दूर है, 18 किलोमीटर या तो ऐसे हो सकता है या फिर 18 किलोमीटर ऐसे हो सकता है, शहर क्यू शहर आर से। शहर पी आर से 43 किलोमीटर दूर है, ठीक है, पी आर से 43 किलोमीटर दूर है, या तो ये 43 ऐसे होगा या ये 43 ऐसे होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप 2 डिस्टेंस निकाल सकते हो कि 43 और 18, अगर आर बीच में है, अगर आर बीच में है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं दोनों को ऐड, 8 3 11 और 4 3 61 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर ये है तो भाई इधर है तो 43 यहाँ पर होगा, 43 में से 18 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको पी क्यू की टोटल डिस्टेंस यहाँ से पी आर की 43 है, इसमें से ये 18 है तो ये माइनस कर दो, 13 में से 8 गए तो इधर क्या आ गए 5 आ गए, इधर आ गया 25 किलोमीटर। तो आपसे ये पूछा है कि पी शहर क्यू से कितनी दूर है, ये निकालने के लिए आपको कौन से कथन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दूसरे वाला तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये दोनों ही चाहिए तभी आप निकाल पाओगे प्लस माइनस करके। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों का ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि किसी एक से नहीं निकालो, क्यू और आर की दूरी है तो पी से कैसे पता चलेगी, पी और आर की दे रखी है तो पी से आर और आर से क्यू, ठीक है, ऐसे आप कनेक्ट करके निकालोगे। अब ये है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 कंक्लूजन है, आपको पूछा है, ठीक है, तो ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग से। तो आपको बोला है ऑल पेन आर बुक्स,
और नो चेयर इज अ पेन, ठीक है। तो ये ऐसे भी बन सकता है कि चेयर बाहर हो, ऐसे भी बन सकता है कि चेयर अंदर हो, लेकिन पेन से कनेक्टेड नहीं है। तो ऑल चेयर्स आर बुक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें पक्का पक्का नहीं पता, तो हम यहाँ पे फॉल्स लगाएंगे। सम चेयर्स आर पेन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको कह रहा है कि नो चेयर इज अ पेन, तो सम चेयर आर पेन कैसे हो जाएंगी, ये तो कतई फॉल्स है, ये तो सही हो नहीं सकता। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ये भी गलत है। अगर मान लो कि पी बी के अंदर है और सारी की सारी बुक्स चेयर के अंदर हो जाएं, तो फिर तो सारे के सारे पी पेन भी चेयर के अंदर हो जाएंगे, जबकि कह रहा है कि कोई भी चेयर पेन नहीं है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। और नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है, ऑल चेयर्स आर बुक, नो चेयर इज अ बुक। तो यहां पे ऑल और नो का केस बन रहा है पहले और चौथे में, पहले और चौथे में। तो यहां पर जो है पहले और चौथे में, तो इधर और दिया नहीं है आपको, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ये तो गलत है। कंक्लूजन 3 कैसे सही होगा, ठीक है। आपसे करेक्ट पूछा है, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, ये भी फॉल्स ही है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको इधर और देना चाहिए था, नो चेयर इज अ, ऑल चेयर आर बुक, ऑल चेयर चेयर, बुक बुक, नो चेयर इज अ बुक, इधर और का बन जाता, ठीक है। बट दिया नहीं है, तो आपको कंक्लूजन कोई भी फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि आप कैसे भी नहीं कह सकते, सर्टेनली कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। सोचो, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आ गए, सिलोजिज्म 5 नंबर का आ गया, और क्या चाहिए तुमको, पिछली बार भी 5 नंबर का है, ठीक है, ये भी इजी है। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ठीक है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अब आपसे पूछ रहे हैं सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, हाँ, ठीक है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, ये ट्रू है, पहले वाला ट्रू है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये फॉल्स है। सम है ना, सम टीचर्स आर, तो ऑल इंजीनियर कैसे होगा, ये फॉल्स है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये ट्रू है। तो आपका कंक्लूजन 1 और 3, 1 और 3 बोथ, कंक्लूजन 1 एंड 3, आंसर इसमें सी आएगा। करेक्ट आपसे पूछा है कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 3, ठीक है, ये दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन करा रहे हो आज, ठीक है। अभी जो इसका अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आएगा बेटा आपका 1 बजे के आसपास कर लेंगे, ठीक है, 1 बजे कर लेंगे सेकंड पार्ट को। एक काम करो, 3 बजे रखते हैं, 3 बजे सेकंड पार्ट को 3 बजे रखते हैं। 8 स्टूडेंट है, क्योंकि 9-3 ये वाला पार्ट 9 बजे पब्लिश होगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 3 बजे पब्लिश होगा। 8 स्टूडेंट, ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखो, ये 40 क्वेश्चन में से अगर मैं, ठीक है, मैंने क्या किया है, 9 क्वेश्चन हटाए हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, बाकी मैंने आपको सब करवाया है। और सब करवाने के बाद आप मुझे ये बताओ कि 31 क्वेश्चन इजी है कि नहीं है। आपको पास होने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए होते भाई, 27, आधे पेपर में ही आप पास हो चुके हो, जिसमें से 9 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, बाकी अभी 40 क्वेश्चन आपके पास और भी हैं। ABCDEFGH एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, 8 लोग हैं, तो 8 जगह बना लो, ठीक है। और फेसिंग टू दी सेंटर बैठे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। नॉट ऐसे B एंड D सिट नीदर एडजेसेंट टू C नॉर अपोजिट टू C। B और D ना तो C के सामने बैठे हैं, C के साइड में बैठे हैं, तो मैंने मान लिया कि भैया B मेरा यहां पे बैठा है, तो C यहां नहीं हो सकता है, और C यहां पर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। D की पोजीशन भी देखेंगे, A सिट्स बिटवीन E एंड D, A जो है E और D के बीच में बैठा है, ठीक है। तो मान लो कि A यहां पर है, और E और D के बीच में या तो ऐसे बैठ सकता है, या फिर यहां D होगा तो इधर E होगा। F सिट्स बिटवीन B एंड H, F जो है B और H, F यहां पर बैठा दो तो H यहां पे बैठ गया, B और H के बीच में यहां पर बैठ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, अगर D यहां पर है तो C इधर नहीं होगा, तो मैंने मान लीजिए फिक्स कर लिया कि D यहां पर है, तो C यहां पे नहीं होगा, इधर E हो जाएगा, A इधर बैठा है, C की पोजीशन क्या होगी, तो मैम C नहीं रखना ना इधर, तो C को यहाँ D को यहाँ रखो, क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पे रखोगे तो ये C इधर आएगा, C इसके सामने आ नहीं सकता, ठीक है। तो इधर आपने E रख लिया, थोड़ा सा मिटा के करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मिटा के करना पड़ेगा,
अरे यार, हाँ ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह बनानी है ना सही से। ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। ए जो है ई और डी के बीच में बैठ रहा है, मैंने ई इधर मान लिया क्योंकि लेफ्ट राइट कुछ दिया नहीं है। और बी के सामने बी मैंने इधर मान लिया, बी के सामने ना तो सी बैठ सकता है ना ही आजू बाजू बैठ सकता है, तो यहाँ ई बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी के और एच के बीच में एफ बैठा है, तो एफ यहाँ रख दिया क्योंकि सी बैठ नहीं सकता, तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, सी यहाँ पे बैठ नहीं सकता, डी के सामने भी सी नहीं बैठ सकता, तो सी यहाँ पे बैठेगा क्योंकि ई के सामने बैठ जाएगा। और जो बचा है ए बी सी डी ई एफ जी, जी को आप यहाँ पे बिठा दो, पूरा बन गया उसी हिसाब से जो आपको बोला हुआ है, ठीक है। ना तो डी के आमने सामने बैठेगा ना डी के एडजेसेंट में बैठेगा, तो इधर ए है इधर जी है, डी के एडजेसेंट में भी नहीं बैठा, ये बिल्कुल सही है। आपसे पूछा बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, बी ए और जी के बीच में बैठा है, नहीं बी ई और एफ के बीच में बैठा है। सी सिट्स अपोजिट टू जी, ये भी गलत है, सी तो एडजेसेंट में बैठा है। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई तो सी के, नन ऑफ द एबव, आंसर इसका नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। बिलीव मी, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा और इसका आंसर यही है, ठीक है। आप लोग अगर कुछ और करके आए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये फिर से पैसेज है, इसको मैं अगले उसमें कराऊंगे, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आए हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख के, एक एक पैसेज से 2 3 क्वेश्चन आए। अगर बच्चा के समझ में आया तो सब कुछ सही है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर गलत है, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट 40 क्वेश्चन प्लस रीडिंग क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन प्लस आरसी, जितना भी बचा हुआ है रिमेनिंग आरसी, वो सब मैं आपको अगले सेशन में 3 बजे कराऊंगे। तो कृपया बने रहिएगा 3 बजे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, ठीक है। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार कहना अच्छा ही लगता, बट मैंने एक बार पहले बोल दिया, एक बार अभी, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम आपको दिया हुआ है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आज से हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल आज से शुरू हो रहा है 9 बजे से यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। टिल देन लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आपको लगता है कहीं पर भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल दें कि इसमें डाउट है, और उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। शेयर जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। और जैसे ही हमारे 1000, अगर आप अभी तक 1000 करवा देते तो आज हम लाइव कर रहे होते आपके साथ, है ना। तो चलिए, खैर कोई नहीं, ये हो जाएगा जल्दी से। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं 3 बजे, ठीक है, बाय।